जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम सीजीपीएससी मेंस के टॉपिक संविधान एवं लोक प्रशासन के हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि न केवल ये मेंस बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम संविधान के टॉपिक को आर्टिकल टू आर्टिकल कवर कर रहे हैं। अच्छा, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक अ रिकैप। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मूल अधिकार जो 6 प्रकार के हैं, उनमें से हमने सबसे पहले समानता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों 19 से लेकर के कम से कम 21 या 22 तक अनुच्छेद तक को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा संविधान थोड़ा सा लेंदी टॉपिक तो रहता ही है, तो आप और हम धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 19 से दूसरे मौलिक अधिकार की आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रमुख अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक का प्रावधान किया गया है। तो हम एक एक करके अब इसको देखते हैं। दोस्तों, पहला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 दो भागों में है, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 19(2). देखिए, अनुच्छेद 19(1) यह कहता है कि सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। बहुत ही इजी है। पहला 19(1) का कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम इस टॉपिक को पहले को बहुत डिटेल से देखेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता जितना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एग्जाम्पल के सहित सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सभी को याद करना ही है। दूसरा 19(1) का शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी कि यह कहता है कि आपको सम्मेलन का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त डाल दी गई है कि वह शांतिपूर्वक होना चाहिए और निरायुध मतलब किसी प्रकार का आपके पास कोई आयुध नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, किसी प्रकार के शस्त्रों को लेकर के, विस्फोटक सामग्री को लेकर के या शांति भंग करने वाली स्थिति पैदा ना हो, ऐसे आपको सम्मेलन करने का अधिकार यह देता है। दूसरा है 19(1) ग। यह संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है, यानी कि आप संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं और सहकारी समिति बनाने का अधिकार इसके माध्यम से आपको दिया जाता है। अच्छा, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, इसको जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन। जब हम सहकारी समिति पढ़ेंगे तो वो हम इसे डिटेल में देखेंगे, इसमें सिर्फ आपको यही बताना होता है। अच्छा, इसमें एक क्लॉज ये भी जोड़ दिया जाता है कि आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सेना के लोग, यह किसी प्रकार का संघ नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जो शिक्षा कर्मियों का एक संघ होता है ना, अलग अलग सरकारी नौकरी करने वालों का अपना एक संगठन होता है, तो इनको बनाने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ जो सेना के हैं, चाहे वो थल सेना हो गई, जल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, है ना, पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग हो गए, भाई ये अगर किसी प्रकार के आंदोलन करने बैठ गए, संगठन बना के संघ बना गए, तो फिर देश की सुरक्षा कैसे हो गई, कैसे होगी? तो इनके अधिकार को छीन लिया गया है कि वो ऐसे राजनीतिक संगठन या संघ नहीं बना सकते। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है घ के तहत
भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। मतलब आप घूमिए, देश के किसी कोने में आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिना रोक टोक के संचरण करने का अधिकार है। लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत जो संवेदनशील है, जैसे आदिवासियों का क्षेत्र। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ जाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है दोस्तों, भारतीयों के लिए। तभी आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में जा सकते हैं, रोक टोक नहीं है, लेकिन वो परमिट लेकर ही आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं, कुछ को तो हमने आज तक नहीं देखा है। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। कई सारी घटनाएं वहाँ हो चुकी है। एक्चुअल में क्या है, वहाँ के जो सोमपेन जारवा जनजाति आप सुनते हैं ना, वैसे बहुत सारी जनजातियां हैं। अब जनजातियां क्या है, या तो कुछ वस्त्र धारण करते हैं या फिर वस्त्र धारण ही नहीं करते। तो ऐसा ही एक बार हुआ कि उन्हें लगा कि हम तो वस्त्र नहीं पहनते, हम जैसे दिखते हैं। उनके माइंड में ये रहा होगा कि बाहरी दुनिया के लोग भी वैसे ही दिखते होंगे। तो कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, तो उन्होंने बहुत अचरज से देखा और उसके कपड़े को फाड़ डाला। कि मतलब कपड़े के अंदर क्या चीज़ है। मतलब एक उत्सुकता थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं था। आम जनजीवन में तो रहते नहीं है, वो क्या है, जंगलों में रहते हैं, है ना। तो ऐसी दृष्टि से क्या होती है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको ऐसे जगहों में जाने से मना किया जाता है, रोक दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हम और आप नहीं जा सकते। ठीक है। फिर एक बार ये हुआ था कि शायद कुछ विदेश के लोग आए थे वहाँ, पत्रकारिता करने गए थे, जर्नलिस्ट थे। तो फिर वो कभी वापस ही नहीं आए। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है दोस्तों। चाहे वो अमेज़न के जंगल में देख लीजिए, वहाँ भी बहुत सारे रियल हॉलीवुड की मूवीज़ बनी हुई है उसमें, है ना। तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ भी क्षेत्र हैं जिनको संवेदनशीलता की दृष्टि से वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया। फिर हम आते हैं अंगा में। ये क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार। भाई आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप चले जाइए दिल्ली, आप चले जाइए मुंबई, वहाँ घूमिए, वहाँ बस जाइए। वहाँ आप ज़मीन खरीद करके, फ्लैट खरीद करके रह सकते हैं। निवास करने का अधिकार है भारत के किसी भी क्षेत्र में, जो पहले कहाँ नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब वहाँ भी ये अधिकार आपको दे दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे च नहीं है, अंगा के बाद क्या आना चाहिए, च आना चाहिए। तो ये क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया है। आपके पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर यहाँ पे च क्यों नहीं दिया है। फिर हम देखते हैं 19(1)(6)। कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आपको दिया जाता है। लेकिन ये मतलब नहीं कि भाई मैं तो हमारे यहाँ गैर कानूनी है विस्फोटक रखना, भंडारण करना, उसको बेचना, है ना। तो मैं तो इसी का ही कारोबार करना चाहता हूँ, मैं यही कारोबार करूँगा, तो नहीं। आपको जो कानूनी रूप से अवैध है, ऐसे व्यापार आपको करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। भाई मेरे यहाँ छोटे छोटे, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अपने बच्चों को बेचना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बेचना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरह का इसे मानव का व्यापार करना चाहता हूँ, तो नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान ने इसमें रोक लगा दिया है। आपको वही व्यापार करना है जो कानूनी रूप से वैध है। तो ये हो गया आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता। अच्छा, नोट में हम कुछ देखते हैं प्रमुख बातों को, कि अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। देखिए,
मैंने बताया इसके पहले कि जो च था 19 एक च, वो क्या था, संपत्ति से संबंधित था, तो उसे क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो है ना, इस प्रकार क्या है, अब वर्तमान में 6 अधिकार है। इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और वो प्रतिबंध दिया है 19(2) में, हम देखते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे 19(1) का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, हमें चाहिए आज़ादी, बोलने की आज़ादी, जेएनयू में, है ना, और ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। वो यही अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी आप मांग नहीं कर सकते। वो इसी के तहत मांग करते रहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपको है दोस्तों, लेकिन दूसरे के फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप नहीं छीन सकते, उसकी गरिमा के, उसकी सम्मान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम वन बाय वन करके देखते हैं। इसका सीधा मतलब है अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। किसमें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से हम अपने विचार रख सकते हैं, दृष्टिकोण रख सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम क्या है कि वो न्याय करना और साथ ही साथ संविधान की व्याख्या करने का उनको अधिकार या उनको ड्यूटी दी गई है। तो समय समय पर उन जो अनुच्छेद 19(1) है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ इंटरप्रिटेशन वो करते हैं, और वही इंटरप्रिटेशन को एज अ एग्जाम्पल ले लिया जाता है। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, बिल्कुल आपको प्रेस खोलने का अधिकार है, आपको किसी प्रकार का समाचार पत्र चलाने का अधिकार है। यही इसी के तहत समाचार पत्र वाले गुप्त सूत्रों के हवाले से ऐसा लिखते हैं ना, तो वो क्या है, उनको दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। हम और आप तो नहीं बोल सकते, उनको स्वतंत्रता दी गई है कि गुप्त सूत्रों के हवाले से या किसी भी टॉपिक में एक न्यूज़ छापने का अधिकार, तो वो यही है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, आप किसी के फ़ोन को टेप नहीं कर सकते, है ना। हम ऑफिस में काम करते हैं, है ना, जब आप फ्यूचर में काम करेंगे तो पता चला कि कोई भी आपके फ़ोन को टेप नहीं कर सकता जो आपके ऑफिस में लगा हुआ है लैंडलाइन, है ना, तो ये क्या है, आप विरोध कर सकते हैं इसके विरुद्ध। फिर क्या है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, सूचना का अधिकार भी इसके अंतर्गत आ गया कि आप सरकारी गतिविधियों की जानकारी ले सकते हैं। शांति का अधिकार, भाई मुझे शांति से बैठना है, लीव मी अलोन, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो, तो आपको शांति का अधिकार है, शांत रहने का अधिकार है। ये नहीं कि आपके घर के सामने कोई भी 150 डेसिबल का डीजे चला रहा है या और कुछ चला रहा है, आप सीधे सीधे कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरी, हमारे परिवार की शांति को भंग कर रहा है। ठीक है। फिर हो गया इंटरनेट, सोशल मीडिया पर सूचना वीडियो पोस्ट करने का अधिकार, जो आप रील्स, ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, ये इनके माध्यम से आप सूचना उसमें अपलोड कर सकते हैं। जवाब देने का अधिकार, जब आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपको जवाब देने का भी अधिकार इसमें है। प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार, इसी के तहत हमारे यहाँ राज्य में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रदर्शन धरना होते रहते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो वो किसके तहत करते हैं। अब आप इन सब चीज़ों को लिंक कर पा रहे होंगे और एक समग्र दृष्टिकोण आपका बन रहा होगा कि आप जो डेली लाइफ में देखते हैं वो कैसे हमारे संविधान के साथ लिंकेज हो रहा है, आप लिंक कर पा रहे होंगे इस सब एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, भाई आप किसी भी अखबार पर उसके प्रकाशित होने के बिना ही आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लिंग पहचान
व्यक्त करने का अधिकार कि हाँ भाई मेरा जो मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, या फिर वो थर्ड जेंडर है, ऐसा करने का आपको लिंग पहचान व्यक्त करने का भी अधिकार है। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है, इसको आपको ध्यान रखना है, हड़ताल और बंद का अधिकार 19(1) क के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रदर्शन और धरना करना मूल अधिकार है, लेकिन हड़ताल कर देना, बंद कर देना कि आज हमने शहर बंद बुला दिया, आज हमने भारत बंद बुला दिया, ये हमारा अधिकार है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का आपको मूल अधिकार नहीं है। तो इसको आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको तैयार कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और 19(2) के तहत इसमें कुछ क्या कर सकती है, राज्य युक्ति युक्त निबंधन लगा सकती है। वो कैसे? भारत की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर, आपने भारत की प्रभुता और अखंडता के साथ यदि आप कुछ अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से कुछ भी बोलेंगे तो आप पर क्या हो सकता है, युक्ति युक्त आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, हमारा जैसे वर्तमान में भारत और रूस के मैत्रीपूर्ण संबंध है, यदि आप ऐसा कुछ कमेंट करें जो भारत की मित्रता को अगर वो किसी प्रकार का इफेक्ट करता है ना, तो उस पर आपको क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के संबंध में, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, न्यायालय का अवमान के संबंध में, यदि मान लीजिए आपने किसी प्रकार के न्यायालय के जो भी आदेश हैं उसको आप नहीं मानते या उसके विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई करते हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मानहानि नहीं कर सकते, आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर, किसी के सम्मान के ऊपर आप मानहानि नहीं कर सकते। यहाँ क्या वो डिफेमेशन आप कहते हैं ना, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अभी वर्तमान में उनका एक केस चल रहा था, क्या बोलते हैं, कंगना रनौत और जावेद अख्तर जी का केस चल रहा था। तो ये क्या करते, एक दूसरे के ऊपर, आपके ऊपर कोई कमेंट करेगा और आपने उन चीज़ों को किया ही नहीं है तो आप सीधे सीधे मानहानि का केस कर सकते हैं। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, अपराध उद्दीपन के संबंध में, तो ये क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं 19(2) के अंतर्गत, जिसके तहत 19(1) में जो अभी अधिकार आपको दिया गया है उसमें सरकार युक्ति युक्त निबंधन लगा सकती है। आपको अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी दे दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं हम अनुच्छेद 20। देखिए, अनुच्छेद 20 यह बोलता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी प्रकार को जो किसी को दोषी ठहराया जाता है ना, किसी प्रकार के अपराध में संलग्नता पाई जाती है, तो उसके संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। पहला यह कहता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, हम इसको पढ़ते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे, नहीं होगा तो मैं इसको समझाऊंगा। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य नहीं किया है जो कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। ये समझिए कि आपने 2022 में कुछ ऐसा काम कर दिया कि 2025 में वो कानून बना दिया गया कि अब इस काम को करने पर अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भाई 2022 में आपने काम किया था, उस समय तो ऐसा कोई कानून नहीं था, तो सरकार आपको 2025 में कानून बना के सज़ा नहीं दे सकती। सपोज़ कि आपने 2022 में कोविड के समय 2021 में मास्क नहीं पहना था, अब उसका कोई नया कानून बना दे 2025 में और ये कहे कि आपने 2021 में तो नहीं पहना था, अभी आपको सज़ा दिया जाएगा। तो आप जिस समय कोई कार्य करते हैं उसके उस कानून के विरुद्ध अगर वो कार्य है, उस समय वो कानून बना हुआ है, तब तो आपको क्या किया जाएगा, अपराधी घोषित किया जाए, आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी कानून बनाए और पीछे से उसको लागू करें, यह आपराधिक कार्यों में लागू नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपके दंड को कम करने वाली विधि
पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू की जा सकती है। सपोज आपने कोई मर्डर कर दिया 2020 में, उस समय आप उस कानून के तहत आपको मान लीजिए कि 20 साल की सज़ा होती है, लेकिन 2025 में कोई नियम बना दिया गया कि भाई जो 20 साल की सज़ा थी उसको हम क्या करते हैं, अब नया कानून बनाते हैं, उसको हमने 10 साल कर दिया। तो उसके दायरे में आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दंड को कम करने वाली विधि को पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू की जा सकती है, लेकिन दंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, ये हो गया। सिविल तथा कर संबंधी विधियां भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकती है। ये समझिए कि जो सिविल अपराध होते हैं ना, दीवानी मामले जिसे हम कहते हैं, तो या टैक्स से संबंधित मामले, उसमें क्या किया जा सकता है, पूर्ववर्ती समय से लागू की जा सकती है। सपोज 2015 में आपकी इनकम 10 लाख रुपए थी, उस समय कोई टैक्स लगाया गया था तो आपको 10,000 रुपये देना पड़ा, लेकिन 2025 में नया कानून बना दिया गया और उसमें कहा गया कि भाई जो उस समय 10,000 टैक्स देते थे उससे 15,000 वसूल किया जाएगा और यह कानून 2010 से ही लागू हो जाएगा। तो ऐसे जो टैक्स वाले कानून हैं, जो दीवानी मामले वाले कानून अपराध हैं या जो कार्य हैं, उन पर कोई कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकती है, मतलब पूर्ववर्ती समय से लागू हो जाते हैं। यही है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक है, अब आता है 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण न्यायालय एवं न्यायिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों पर ही प्राप्त होता है, विभागीय, अनुशासनिक और अन्य कार्यवाहियों पर नहीं। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि आपने किसी प्रकार का कोई भी अपराध किया तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मनमाने तरीके से आपको, अरे भाई एक बार निकल गया तो ये सजा भुगत करके फिर इसको अंदर कर दो। तो व्यक्तिगत दुश्मनी यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता। कानून आपको सिर्फ एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित करेगी। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है, विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही। आप सपोज किसी विभाग में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको न्यायालय ने दंडित किया, लेकिन वो विभाग भी आपको किसी प्रकार का दंड दे सकता है, कि हो सकता है कुछ पेनाल्टी लगा दे, या विभाग के अंतर्गत आपको दो प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, लेकिन न्यायिक कार्यवाही में सिर्फ एक बार ही आपको दंडित किया जाएगा। चलिए, अब आता है भाई आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मतलब देखते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 20(3). इसका सीधा सा मतलब है, ये आपको एकदम लग रहा होगा कि क्या भारी भरकम वर्ड आ गया, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब आत्म अभिशंसन मतलब खुद के विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य देने के लिए आपको विवश नहीं किया जाएगा। यही है इसका कहना। यह क्या है? यह केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने को वर्जित करता है। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वह वर्जित नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था की एक बहुत खूबसूरत विशेषता है कि वो ये है कि यदि कोई भी अभियुक्त अपने विरुद्ध गवाही देता है तो भी न्यायालय केवल सबूतों के आधार पर ही निर्णय देता है। मान लीजिए कि मैंने कोई अपराध किया, सपोज मैंने कोई चोरी कर ली। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब मैंने चोरी की, मुझको दंड दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन आपके बातों को कंसीडर करके वो निर्णय नहीं देगी। अब आपके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, सबूत इकट्ठा किए जाएंगे जो यह डिक्लेयर करेंगे कि सही में आपने चोरी की है। तो सिर्फ आपके बोलने से ही न्यायालय निर्णय नहीं देती है। अच्छा, तो सर क्या आत्म अभिशंसन जो है
वो हम ब्लड टेस्ट हमारा जो करते हैं, अंगूठे का निशान लेते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं, यह 20 दिन का उल्लंघन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यह नहीं माना जाएगा। भाई ऐसे होता रहेगा फिर डीएनए टेस्ट के माध्यम से हम जो आज अपराधियों तक पहुंचते हैं, हम कैसे पहुंच पाएंगे बिना उनका ब्लड टेस्ट लिए या अंगूठे के निशान लिए कि भाई आपने इस चाकू में आपके अंगूठे के निशान है कि नहीं है ना। तो ये क्या है, ये आत्म अभिशंसन नहीं है। तो फिर सर आत्म अभिशंसन के एग्जाम्पल भी बता दीजिए। जी बिल्कुल बता देते हैं आपको। देखिए नारकोटिक्स है ना, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग, ये क्या है, अनुच्छेद 20 के अधीन आत्म अभिशंसन माना जाता है, इसलिए ये वर्जित है। देखिए इनको कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी हम ऐसे ऐसे कुछ ना टॉपिक्स को डीपली कवर करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में आते तो हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम नहीं जानते। तो ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज एक लेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल टॉपिक्स। तो देखिए नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग का सीधा सा मतलब समझिए कि इसमें जब आपका टेस्ट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल आपके बॉडी में इंजेक्ट करके आपको बेहोशी की अवस्था में लाते हैं, जिस समय आप कुछ सिर हिला करके या फिर कुछ वर्ड बोल करके आप क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक व्यवस्था कहती है कि भाई ये तो होश में ही नहीं है, तो हम उसके दिए गए जवाब को कंसीडर नहीं कर सकते। इसीलिए यह क्या करता है, इसको वर्जित कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा सर, लेकिन फिर भी तो हमने देखा कि फलाने का नारकोटिक्स हुआ या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। तो देखिए पुलिस क्या करती है, अदालत से इसके संदर्भ में परमिशन ले करके वो टेस्ट करती है, ताकि वो एक डायरेक्शन में अपनी जांच की गतिविधियों को आगे बढ़ा सके, कुछ प्रूफ मिल सके। इसलिए हम उनका क्या करते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट या नारकोटिक टेस्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाद में हम ना बहुत इसको डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर हम अच्छे से इसके बारे में और भी समझेंगे। चलिए अब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपके न केवल फिजिकल मतलब दैहिक स्वतंत्रता है, बल्कि आपके प्राण की भी स्वतंत्रता है। तो सर कुछ समझे नहीं हम, चलिए समझाते हैं आपको। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो जीवन है ना, ये आपके से तभी छीना जाएगा जब कोई कानून बनाया गया है। ऐसे ही आपको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, ऐसे ही आपको जीवन से आपके ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा अगर उसके संदर्भ में कोई कानून नहीं बना है। तो आपके जीवन को लिया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो विधि कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसमें मैं जाऊंगा तो 2-3 स्टोरी है, काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। तो शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि के अनुसार जो प्रक्रिया बनाई जाती है, कौन बनाती है, विधायिका बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई विधायिका जो कानून बनाएगी वो मान्य होगा, उसके तहत क्या हो सकता है कि आपके जीवन का वो वंचित किया जा सकता है। और बाद में कहा गया कि कार्यपालिका इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो कार्यपालिका के तहत ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, यह संरक्षण दोनों कानूनों के तहत है, न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका के तहत भी, दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मतलब न केवल भारतीय नागरिक या जो विदेश से हमारे यहाँ आते हैं, विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार दिया गया है। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक होता है
विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो क्या होता है कि अमेरिका में उसका पालन किया जाता है, कि कानून न केवल कानून होना चाहिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया में यह कहता है, बल्कि वो जस्टिफिएबल होना चाहिए। मतलब वो कानून न्याय संगत होना चाहिए, वो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के संगत होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो कह दिया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई भी कानून बना दीजिए वह मान्य होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के जो संविधान में अपनाया जाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, उसके हिसाब से अनुच्छेद 21 के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किए गए और बहुत सारे जो टॉपिक है उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वो हर टॉपिक आएंगे, वो हर प्रावधान आएंगे जो मनुष्य को जीने के योग्य बनाती है। एक गरिमापूर्ण, एक सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट एक ह्यूमन को चाहिए, वो सभी अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे टॉपिक को इसमें शामिल किया जो इसके पहले हम व्याख्या के दौरान नहीं समझ पाते थे। जैसे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक को शामिल कर दिया गया और अनुच्छेद 21 वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया है। जैसे एकांतता का अधिकार, भाई मुझे एकांत में रहना है ना, तो ये अधिकार मुझे अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाएगा। फिर आता है गरिमा के साथ मरने का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ये एक जैसे आपने देखा होगा कि जब वृद्धावस्था की अवस्था आती है तो आदमी महीनों से सालों से आईसीयू में पड़ा हुआ है, वेंटिलेशन में पड़ा हुआ है ना। तो आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर को कि भाई आप इसको इंजेक्शन लगा करके इनकी जीवन को ख़त्म कर दो। लेकिन कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस जाते हैं तो उनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया जाता है, केस बाय केस। इसमें क्या होता है कि आपके जो लाइफ सपोर्ट होते हैं ना, सपोज ऑक्सीजन दिया जा रहा है ना, तो इनको क्या किया जाता है, धीरे धीरे निकाल दिया जाता है। तो ये होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और उसका कंसेंट लिया जाता है। काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक है ना। तो यही आप बस इतना ही समझिए कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है, गरिमा के साथ मरने का अधिकार, मतलब ये नहीं कि आप कई दिनों से पड़े हुए हैं, हर चीज़ें आपकी बेड में ही हो रही है और कुछ न तो बोल पा रहे हैं ना कुछ समझ पा रहे हैं, सिर्फ आपका जो आत्मा है वो क्या है, आपके शरीर को छोड़ नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में जो परिवार वाले हैं उनका भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, फिर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत कुछ प्रावधान करती है। बस आप इतना ही समझिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिटेल में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अच्छा, विदेश यात्रा करने का अधिकार। तो सर इसके पहले तो आपने बताया था अनुच्छेद 19 में कि भारत के अंदर में हमें संचरण करने की स्वतंत्रता है, तो वो अनुच्छेद 19 के तहत आपको क्या है, भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर आपको घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये विदेश जाने की स्वतंत्रता है, ये 19 में नहीं है। ये कहाँ है, अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ आता है। ठीक है, ये हो गया। फिर मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सूचना का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। हिंसक आपके साथ कुछ हिंसा हो रही है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार का हनन हो रहा है करके आप कोर्ट जा सकते हैं। अवसर का अधिकार, आपको भी अवसर मिलना चाहिए समान रूप से। आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार, डॉक्टर की सहायता का अधिकार, कोई आपको मना नहीं कर सकता। यदि आप जेल में भी हैं तो भी आपको डॉक्टर की सहायता का अधिकार मिलता है। अच्छा, यह अधिकार
आपको देता है जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इस टॉपिक को आपको याद रखना है। सर हमें तो गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है, तो क्या हम मर भी सकते हैं? नहीं दोस्तों, मरने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के तहत नहीं है, संविधान में दिया ही नहीं गया है। ये क्या हो जाएगा? यह अपराध माना जाएगा और इसके विरुद्ध आपको दंड दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक प्रमुख टॉपिक आता है, वो क्या है? हमें अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, फ्यूचर में हमारे तो बहुत काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे, क्योंकि इसी अधिकार के तहत आप किसी से भी मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 के तहत लगभग 40 से 50 इसमें प्रावधान दिए गए हैं, घोषणा की गई है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार है ना, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, तो शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। कुछ चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के थे। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है दोस्तों, अनुच्छेद 21 का। ये क्या है? इसमें है शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको संविधान में जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनिवार्य का मतलब है कि भाई आपको ये अधिकार है, अनिवार्य रूप से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत संसद ने क्या किया, 19(1) के जब इसको जोड़ा गया तो संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम 2009 पारित किया। और इसके अधिनियम के तहत यह व्यवस्था कर दी गई कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को राज्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार हमने देख लिया। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो संशोधन एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये 6 से 14 ये देगा, 0 से 6 कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। दूसरा, RTE अधिनियम कब आया? तो 2009 में आया। ये आप एक बार इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 21 भी देख लिया। अनुच्छेद 21 तक को हम आज कवर करते हैं, फिर अनुच्छेद 22 से फिर क्या करेंगे हम, नहीं तो काफ़ी लंबा सेशन ये हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट तो आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सेशन से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ 100 वर्ड्स के क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो नेक्स्ट सेशन से वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो संविधान तो मस्ट है ना। तो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप मत पढ़िएगा। मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा कि आप कम से कम अनुच्छेद का जो शीर्षक है वो आप याद करते करते चलिए। एक ही बार में याद नहीं होगा दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले आपको कम से कम 6 से 7 बार बहुत अच्छे से डीपली इसको लर्न करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ अनुच्छेद के जो आर्टिकल हैं और उसके प्रावधानों को बस पढ़ते चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। अभी जो मेंस दिन आ रहे हैं हमारे भाई बहन, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें टॉपिक टू टॉपिक और पॉइंट वाइज हमने अपने आपके लिए नोट्स इसमें तैयार कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।